हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हमारा 9th लेक्चर है, लेक्चर कम। और आज होगा टेस्टिंग कि आप लोग कैसा पढ़ रहे हैं, क्या जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उससे कुछ सीख रहे हैं, क्या आप वो याद किए हैं, क्या आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसलिए आज का क्लास टोटली आपके लिए क्वेश्चन से भरा हुआ है। मीन्स अगर आप ये लेक्चर्स सुनना शुरू कर दिए, ये वीडियो शुरू कर दिए हैं, अगर रिवाइज नहीं किए हैं तो अभी वीडियो को आप बंद कर दीजिए। आप क्या कीजिए, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी कि लेक्चर 8 में जितना भी बात आपको पढ़ाए थे, सिर्फ लेक्चर 8 में जितना भी बात आपको पढ़ाए थे सिर्फ उतना से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो एक बार जो नोट्स बनाए हैं आप, लेक्चर 8 का जो नोट्स बनाए हुए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप रिवाइज कर लीजिए, तब जाके फिर ये जो है आप इस वीडियो को देखिए। क्योंकि आज जो कुछ क्वेश्चंस होने वाला है प्रीवियस ईयर बोर्ड में जो पूछा गया क्वेश्चंस है, लेक्चर 8 से रिलेटेड जो भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा ना तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, सारा चीज़ आपको लगेगा कि हाँ सही ट्रैक पर जा रहे हैं, सही ढंग से पढ़ रहे हैं। और अगर नहीं बनेगा तो फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका इस वीडियो के थ्रू आप तुरंत जाइए, उसको रिवाइज कर जाइए, लेक्चर 8 से रिलेटेड जितना भी चीज़ आपको बताए हैं और उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेगा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आया हुआ सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिवाइज कर लीजिए फिर आ जाइए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है वो इस बार जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपका 2020 में, इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ है सेट 1, सेट 2 और सेट 3, तीनों ही सेट में ये क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं 3 मार्क्स का ये। ठीक है, आप देखिए इस बार फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन 7 मार्क्स का अप्रॉक्स पूछा है। आपको बताया कि 4 मार्क्स का पूछा है या 5 मार्क्स का पूछा है, ऐसा बताया आपको 4 मार्क्स का पूछा है। लेकिन क्या हुआ है कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्वेश्चन और में जो था, यानी क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन था उसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक क्वेश्चन था और में जो एक क्वेश्चन दिया हुआ था वो फर्स्ट चैप्टर से था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसको भी अगर ऐड करते हैं तो टोटल 7 नंबर का क्वेश्चंस इस बार बोर्ड में केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया। तो इसीलिए क्या है कि इसको डिस्कस करते हैं। ये आप लेक्चर 8 में पढ़ चुके हैं ना, कुछ और भी चीज़ मालूम चलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है बता देते, पहले इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। जैसे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे आप ये क्वेश्चन को या तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए। आप सबसे पहले खुद अटेम्प्ट लीजिएगा। ठीक है, ABC अपने कॉपी में, एकदम कॉपी और पेन अपने पास अभी एकदम रखिए, ऐसे ही कीजिए। नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह से लेकर चल रहे हैं अगर लेकर चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन अपने कॉपी में लिख लेना है और खुद का अटेम्प्ट लीजिए, बिना कहीं देखे, जो पढ़ें जो रिवाइज किए उस बेसिस पर आप खुद इन तीनों का आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर बताएंगे इसका सॉल्यूशन आप मैच कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं खुद पॉज नहीं होऊंगा, यहाँ पर रुक नहीं जाऊंगा कि अब आपके लिए रुके हुए हैं कि चलिए बना क्लास के जैसा, नहीं। तो आप पॉज कर लीजिए। तो अभी यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पर है। ठीक है, जो स्टूडेंट इस बात को फॉलो कर रहे हैं जो बोले अभी, आप देखिएगा आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। आपका स्कूल का एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम, बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो प्लीज़ इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। हाँ, तो आते हैं। तो क्वेश्चन है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये डिस्कस हो चुका था हमारा। तो लिखा है क्वेश्चन में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है एकदम क्वेश्चन बुकलेट में। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में पहला क्वेश्चन, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, उस गैस का नाम बताएं जो एनोड पर
लिबरेट हुआ है मतलब निकला है, और कैथोड पर जो गैस निकला है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन, एनोड पर कौन सा गैस ऑब्टेंड हुआ था और कैथोड पर कौन सा गैस ऑब्टेंड हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जो लोग भी इसका आंसर लिखे हैं, एनोड पर जो लोग भी आंसर लिखे हैं ऑक्सीजन, और जो कैथोड पर लिखे हैं हाइड्रोजन, उनका सही है। आपसे नहीं पूछा कि क्यों ऑक्सीजन ही ऑब्टेंड हुआ और हाइड्रोजन ही ऑब्टेंड हुआ है, सिर्फ नाम पूछ रहा है। तो सिर्फ आपको देना है, आप अपना आंसर बोर्ड एग्जाम में अगर ये आता तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते थे, एनोड लिख दिए, एनोड देकर ऐसे एरो दे दिए, एरो देकर आप ऐसे लिख दिए ऑक्सीजन, कैथोड लिख दिए और यहां पर ऐसे एरो दे दिए, हाइड्रोजन लिख दिए। इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला का आंसर। रीजन अगर जानना है तो बड़ा सिंपल है, एनोड में बताए थे ना फंडामेंटल केमिस्ट्री में जो पढ़ाए, ऐड मतलब प्लस, मतलब ये वाला रॉड क्या है पॉजिटिव, और ये वाला ऑटोमेटिकली इसका अपोजिट हो जाएगा, निगेटिव रॉड है ये, तो पॉजिटिव रॉड पर निगेटिव चार्ज आएगा ना, तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है और हाइड्रोजन पर प्लस होता है, तो प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। ये हो गया रीजन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कवर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो डिस्कस हो गया, बताए भी। देखिए ये क्वेश्चन जो ये वाला है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका था, पहले भी आ चुका है और इस बार भी आया है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत ऐसा चीज़ होगा, आपको लगेगा एग्जाम में मेरा पढ़ा हुआ चीज़, प्रैक्टिस किया वही चीज़ आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं, याद जो कर रहे हैं वो सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it that the volume of gas collected on one electrode is 2 times that on the other electrode? इलेक्ट्रोड अब वर्ड यूज कर दिया, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बता चुके हैं इलेक्ट्रोड 2 टाइप का, कौन, एनोड और कैथोड। तो इलेक्ट्रोड के बारे में बोल रहे, तो ये बात आपको समझ में आ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि आखिर क्यों किसी एक इलेक्ट्रोड पर जो गैस ऑब्टेंड हुआ है उसका वॉल्यूम क्या है, 2 टाइम्स है जो गैस दूसरे रॉड पर, दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑब्टेंड हुआ है। ये सेम उसी तरह से आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोड में जो गैस ऑब्टेंड हुआ उसका वॉल्यूम ट्वाइस, डबल क्यों हुआ दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो गैस ऑब्टेंड हुआ है। तो इसमें रीज़न देना है, तो वही वाला जो आप लोग होमवर्क बना के लाए थे, दिए हैं, सबमिट किए हैं, सेम वही आंसर होगा कि हाइड्रोजन, वाटर में 2 पार्ट हाइड्रोजन का होता है और 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है, इस रेशियो में वो कंबाइन होता है। इसीलिए ऑलवेज जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड होगा ना, वो हमेशा ट्वाइस ऑब्टेंड होगा उसका वॉल्यूम एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये इसका आंसर हो गया। ये तो आप लोग पहले ही होमवर्क में सबमिट किए, ठीक है। लास्ट में होमवर्क भी डिस्कस कर लेंगे, आप लोग जो बनाए हैं उसको डिस्कस कर लेंगे सी वाले पार्ट में। What will happen if dilute H2SO4 is not added to water? शायद मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर दिक्कत हुआ होगा, और जो पढ़े होंगे एक्टिविटी को, जो बोले थे एक्टिविटी को पढ़ने, तो मे बी उनको नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं अलग से, और वो इसी पर है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। ये 20 मिनट का वीडियो है, अलग से डिटेल डिस्कशन है उस पर, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पर जितना बात है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिए, वो पब्लिकली रहेगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या बोलता है कि व्हाट विल हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर। अब देखिए क्या हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस में, ये रॉड था और यहाँ वाटर था, ठीक है। अभी ये जो रॉड था हमारा, अभी ये रॉड डूबा हुआ था वाटर में, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराना था। तो जो यहाँ बता देते वो वाले वीडियो में जो अपलोड करने वाले हैं, इस पर जो पूरा वीडियो है इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर, उस पर पूरा डिटेल में बताया है। अभी जितना बात आपको समझना है वो समझिए। प्योर वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, प्योर वाटर, ठीक है। जैसे आपके घर में जो पानी आ रहा है टैप वाटर, वो प्योर नहीं है, उसमें तो इम्प्योरिटीज़ है, उसमें तो सॉल्ट है ना। तो वो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। लेकिन जो प्योर वाटर होता है
वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, अच्छे से नहीं करता है। तो अब आपको तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराना था, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ ड्रॉप ऑफ H2SO4 एसिड डाल देना होता है। तो अब जो ये वाटर हो जाएगा वो कहलाता है एसिडिफाइड वाटर। आप देखेंगे आपके एक्टिविटी में ये बात डिस्कस है कि उसमें H2SO4 मिलाया जाता है। अब क्यों मिलाया जाता है, उसके पीछे रीज़न ये है ताकि वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए, क्योंकि जैसे ही एसिड इसमें जाएगा, कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड अगर आप देंगे 4 से 5 बूंद, तो इसमें आयंस आ जाएगा, H+ आयन आ जाता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में पूरा पढ़ाएंगे। तो इसमें आयंस आने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करने लगता है। तो यही क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर। तो इफ डाइल्यूट H2SO4 is not added to water, then this water do not conduct electricity and electrolysis of water will not occur। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं अगर इसमें ये नहीं देंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया है, मैच कर चुके होंगे, होप सो। ए और बी मैक्सिमम लोगों का सही हुआ होगा। जिनका ए और बी एकदम सही है, सही हुआ आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिनका सी भी सही हुआ है, इसका मतलब वो लिमिटेड पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और भी बुक्स को पढ़ रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनका ये भी सही हो गया होगा। ठीक है, तो अभी और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लगता है आपको वो लिख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं। स्लाइड को चेंज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, उसी तरह से जो बोले हैं आप लोगों को क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। पहले एक क्वेश्चन लिखना है या सारा क्वेश्चन एक बार में लिखना है, गैप छोड़ दीजिए और टाइम लीजिए अपना, और इसको आप पहले खुद से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 1 बाय 1 यहाँ पर हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना वर्क आप अपना कीजिए, फिर यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो रिवाइज अगर हो गया होगा तो अभी आप देखिएगा कि आपसे सारा ही क्वेश्चन बन जाएगा, और ये सारा ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए ड्राई बॉयल ट्यूब। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। अब ये 2 ग्राम देखकर ये मत समझिए कोई न्यूमेरिकल चीज़ कैलकुलेट करना है, नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, उसको हीट करा गया है। ठीक है, तो अभी देखिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, लीस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन इस केस में बताना है। सेकेंड, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इसमें कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस किया है। थर्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व होगा वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ से सबसे पहला चीज़, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले रिएक्शंस को याद कीजिए, क्या पढ़े थे, क्या रिएक्टेंट था, क्या प्रोडक्ट था, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और याद कीजिए, बोले थे ना, उस रिएक्शन से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू इट्स कलर और जितना भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आता है। कुछ क्वेश्चंस और है बाद में कराएंगे आप लोगों को, थोड़ा जो 15% बोला जाता है कि हॉट्स पर बेस्ड रहता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर, वो भी कराएंगे, धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं। आप देखिए अगर आप इस तरह से अगर पढ़ेंगे ना, जिस तरह से आपको बताए हैं, नोट्स बनाए, आपसे सारा क्वेश्चन बोर्ड का बनेगा। तो देखिए, लीस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन आपको बताना। ऑब्जर्वेशन जब भी आए आपको ऐसा क्वेश्चन, तो मतलब रिएक्टेंट जो भी था, तो फाइनली जब उसको हीट करा गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का 2 ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। तो आराम से आपको पता होगा क्या क्या ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन ये आ जा रहा है हमारा, चेंज ऑफ कलर, पहला ऑब्जर्वेशन ये। अगर आप ऐसे देते हैं, दोनों का कलर अगर बता देते हैं कि फेरस सल्फेट का जो कलर था वो अगर आप बता देते हैं कि कलर क्या था, ग्रीन था, और हीट होने के बाद वो जो ग्रीन कलर था वो चेंज होके उधर ब्राउन कलर हो गया, तो ये दे देते तो और बेस्ट है।
दूसरा ऑब्जर्वेशन, और क्या ऑब्जर्वेशन देखें, तो देखिए ये चीज़ अगर आपको नहीं स्ट्राइक कर पा रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको रफ में ही पहले लिख लीजिए अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो। ठीक है, ये ऐसा रिएक्शन था। ठीक है, फिजिकल स्टेट पे जाएं तो ये सॉलिड था, ये गैस था और ये गैस था। तो अभी देखिए यहाँ पर और क्या ऑब्जर्वेशन देखें, कलर तो देख लिए, ये ग्रीन था तो ये ब्राउन हो गया। ब्राउन बोलिए या रेडिश ब्राउन बोलिए, दोनों ही यहाँ पर सही होगा। उसके बाद ये देखिए, ये जो ऑब्टेन्ड हुआ ये क्या है, गैस है, तो आप बोल सकते हैं गैसेस आर फॉर्म्ड। ये दो ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, आप यहाँ से बता दिए कि ये दो ऑब्जर्वेशन जो है दिखा, कलर में चेंज दिखा और गैस का फॉर्मेशन हुआ। तो पहला वाला पार्ट यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरे वाले पार्ट में आते हैं, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। यहाँ पर कौन सा केमिकल रिएक्शन, कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो एकदम क्लियर दिख रहा है कि सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हुआ है दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। तो सिंगल सब्सटेंस जब टूटता है, ब्रेक होता है, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखे हैं वो लोग सही हैं। और जो लोग थर्मल डिकम्पोजिशन लिखे हैं वो लोग भी सही है। ठीक है, तो डरने वाला नहीं, घबराने वाला नहीं। सर हम तो थर्मल लिख दिए तो और बढ़िया बात है तो डिकम्पोजिशन ही ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अभी देखिए आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो एंडोथर्मिक भी तो लिख सकते थे। अभी देखिए, जब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जब आपसे पढ़ाए थे आपको, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको 4 टाइप लिखवाए हैं। उसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नहीं लिखवाए हैं। उसमें क्या है कि वो उसके अंदर आ जाता है किसी केसेस में। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है एक्सोथर्मिक, है ना। तो इसीलिए आप देखिए जो फेवरेबल, ज़्यादा फेवरेबल जो लग रहा है, जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ जो लग रहा है उसको आप यहाँ पर बोलिए। तो डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में राइट द केमिकल इक्वेशन, जो कि यहाँ पर लिख चुके हैं। तो इतना देने पर 3 मार्क्स मिल गया। ठीक है, जिनका ये तीनों ही सही है बहुत अच्छा, जिनका ये दोनों सही है, इक्वेशंस में अगर कहीं गलत हुआ है तो आप इक्वेशंस को याद नहीं कर रहे हैं, याद कीजिए, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कीजिए, इसको याद कीजिए। जिन लोगों को याद नहीं, कलर का नहीं ध्यान था तो याद कीजिए। अभी देखिए सेम इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, वो जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन है। मेंशन द कलर ऑफ FeSO4.7H2O क्रिस्टल। इसका कलर आपसे पूछ रहा है, मेंशन का मतलब बताना है आपको। तो कलर जहां पूछा आपको, इस पार्ट में आप इसका आंसर क्या लिख देंगे, इसका जो कलर है वो क्या हो गया, ग्रीन है। ठीक, हाउ डज दिस कलर चेंजेस अपॉन हीटिंग। हीट करने पर ये कलर कैसे चेंज होता है, तो द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन। यही बात लिखना है, ये नहीं पूछ रहा कि क्या करने से कलर चेंज हो गया, तो बोलेंगे हीट किया तो कलर चेंज नहीं। आपसे पूछ रहा है कि पहले जो भी कलर था अब वो कौन से कलर में चेंज हो गया। हाउ डज दिस कलर चेंजेस अपॉन हीटिंग। हीट करने पर कलर कैसे चेंज होता है, मतलब कौन से कलर में फिर आ जाएगा। तो आपको यहां पर लिखना है कि ग्रीन से ब्राउन में आ जाएगा। और फिर बोला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने, सेम यही चीज। ठीक है, देख रहे हैं ना, एक ही चीज किस तरह से अलग तरह से पूछा जा सकता है। और देखिए किस तरह से पूछा जा सकता है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्टेट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये भी बड़ा आसान है, हीट करने से पहले ग्रीन, हीट करने के बाद क्या, ब्राउन, या फिर जो रेडिश ब्राउन भी दे रहे हैं वो लोग भी सही हैं। उसके बाद और कैसे पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ 2 गैसेज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। 2 गैसेस, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर
डाइऑक्साइड एंड राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड। तो ये केमिकल इक्वेशन लिख देना है। हमेशा देखिए बैलेंस करना होगा हमेशा, ठीक है। जब भी आपको इस तरह से रहेगा एकदम बैलेंस कर दीजिएगा, मार्क्स कट हो जाएगा नहीं तो, इसलिए बैलेंस करके लिखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कहीं नहीं भी लिख रहा है तो भी आप उसको बैलेंस्ड करके ही लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से कवर, ठीक। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए कलरलेस लेड सॉल्ट, एक लेड का सॉल्ट है जिसका कलर नहीं है, क्या है, कलरलेस है। उसको क्या करा गया, व्हेन हीटेड, हीट करा गया, तो हीट करने के बाद वो येलोइश रेसिड्यू देता है, बचा हुआ जो रहता है ना उसको रेसिड्यू बोलते हैं। आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट को भी यहाँ पे रेसिड्यू की तरह लिया जा रहा है। तो जो मिला, एक येलो रेसिड्यू मिला है इसको हीट करने पर, और ब्राउन फ्यूम्स भी प्रोड्यूस हुआ है, ब्राउन धुआं है ना, स्मोक, ब्राउन फ्यूम भी प्रोड्यूस हुआ है। इतना सा इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अब आपसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाफ 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 करते हैं तो ये आपका 2 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे नेम द लेड सॉल्ट। अब आपसे पूछा ये जो कलरलेस लेड सॉल्ट है इसका आपसे नाम पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, आप पहले इसको सॉल्व करने से पहले अपने माइंड में अगर वो केमिकल इक्वेशन जो है अगर आ जाएगा तो उसके बाद सारा आप इसको लिख पाएंगे। तो पहले ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि लेड सॉल्ट का एक ही रिएक्शन ही है आपके बुक में। तो ये लेड नाइट्रेट को जब हीट करा गया था तो PbO प्लस NO2 और O2 मिला था ना। तो अभी देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, नेम द लेड सॉल्ट। तो ये जो लेड सॉल्ट है जो कलरलेस है इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। आप बहुत लोग यहां पर क्या करते हैं, आंसर में डायरेक्ट क्या लिख दिए, PbNO3 होल 2, मार्क्स कट जाएगा। आपको बोल रहा है नेम द लेड सॉल्ट, नाम पूछ रहा है ना कि फॉर्मूला। आप नाम लिख के फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख दीजिए, नाम पूछा तो नाम बोलिए, लेड नाइट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ब्राउन फ्यूम्स। बताए थे, पढ़ाए थे, बोले थे नोट्स में लिख लेने के लिए। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यही ब्राउन फ्यूम है। तो यहां पर क्या हो गया, फिर फॉर्मूला नहीं लिखना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में फॉर्मूला देना है, दे दीजिए। उसके बाद ये सब चीज़ करना चाहिए, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कुछ अगर स्पेलिंग में इधर उधर किसी का अगर हो गया तो एग्जामिनर थोड़ा लिबरल रहता है, देख के मार्क्स मिल जाता है, राइट। लेकिन इस चीज़ को सोच के आप ऐसा मत कीजिए चलो तब तो मिल ही जाता है, स्पेलिंग तो इधर उधर कर देते, नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है उसको तो शर्म आना चाहिए, डूब जाना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा मत कीजिए, ये सब बहुत सिंपल सब चीज़ है, इसको एकदम ध्यान में रखिए। सी पार्ट में राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, जो कि यहाँ लिख चुके हैं। लास्ट नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, सेम उसी तरह से ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन या सिंपली डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, सेम उसी तरह से है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में, किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है आप देखिए। इसलिए बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन के नीचे जितना इंपॉर्टेंट बात था, कलर के बारे में जो बात था वो एकदम ध्यान में रखिए। अभी जैसे देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे ट्विस्ट कर सकता है। अभी आपसे यहाँ पे जैसे नेम द ब्राउन फ्यूम पूछा, तो आपसे फिर पूछ सकता है कि जो एक कंपाउंड और जो फॉर्म हुआ यहाँ पर ये कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अलावा और 2 कौन सा कंपाउंड फॉर्म हुआ है, या और 2 सब्सटेंस क्या फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। अगर इसका मान लीजिए कलर से रिलेटेड पूछ दिया और कलर बता दिया कि ये कलर, जैसे इसका कलर दिया हुआ है ना येलो है, अब यहाँ से आपसे यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नेम द येलो रेसिड्यू फॉर्म्ड इन दिस सब्सटेंस, तो इसका नाम लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए किनका किनका क्या सही हुआ है। जिनका मैक्सिमम सही हुआ है वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत रिएक्शंस लिखने में जिनको दिक्कत हो रहा है वो याद नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए
जहाँ दिक्कत हो रहा है उसको देखिए। नहीं बना कोई बात नहीं, अब जो समझा दिए अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बनाए, रहता है ऐसा क्वेश्चन, रहेगा, बोल दे रहे हैं, एग्जाम में भी रहेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस, थोड़ा एक दो और करते हैं, फिर फाइनली चेंज करते हैं स्लाइड को। ये देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ये चारों ही क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, कोई एक्स सब्सटेंस उसका सॉल्यूशन है जिसको कि यूज़ किया जाता है किसको टेस्ट करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए, यानी पता करने के लिए। तो राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एक्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस एक्स सब्सटेंस का जो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा वो आपको उसका इक्वेशन लिखना है। फिर पूछता है क्वेश्चन में कि ये जो एक्स सब्सटेंस है ये कैसे ऑब्टेंड होता है, जैसे भी ये ऑब्टेंड होता है उसको स्टेटमेंट में लिखिए और उसके लिए जो केमिकल इक्वेशन होगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इस डायग्राम को देखना है और उसको देखकर ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये एक चाइना डिस्क है, इसमें सिल्वर क्लोराइड है और ये यहाँ पर सन है, सन का लाइट यहाँ पर इस पर पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपसे कि आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है और जो भी जिस टाइप का केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रहा है उसको डिफाइन भी करना है, फिर उसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है और बताना है कि ये केमिकल रिएक्शन का एक यूज़, कमर्शियल यूज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट विल हैपन व्हेन अ सिल्वर रिंग इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर एक सिल्वर का रिंग गिर जाता है या डूब जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो क्या होगा, स्टेटमेंट में लिखना है और फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक कैल्शियम का कंपाउंड है, व्हेन हीटेड, जब उसको हीट किया जाता है तो वो एक कंपाउंड देता है, प्रोड्यूस करता है और वो कंपाउंड सीमेंट बनाने के काम में आता है। साथ ही साथ ये एक गैस भी प्रोड्यूस करता है और ये गैस जब स्लेट लाइम से कंबाइन होता है तो फिर ये वापस से यही कैल्शियम कंपाउंड दे देता है। तो आपको बताना है उस कैल्शियम कंपाउंड का नाम, गैस यहाँ पे जो है उसका नाम और दोनों स्टेप का जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होगा वो लिखना है इस वाले पार्ट का। और फिर जो ये रिवर्स बैक होके फिर ये मिल जाता है तो दोनों ही केमिकल इक्वेशन जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो आपको लिखना है, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और ये जो भी होमवर्क आप सबमिट करेंगे ग्रुप में सबमिट नहीं करेंगे सबको, इंडिविजुअली मेरे आईडी पे मेरे पे आपको इंडिविजुअल में मैसेज करना है, ठीक है, अपना होमवर्क को सबमिट करके। तो जो आपसे जितना बन पाता आप कोशिश कीजिए और क्या, ये आप बुक से हेल्प मत लीजिएगा, आप फिर से रिवाइज कर जाइएगा, उसके बाद फिर आप जाकर इसका आंसर लिखिएगा। जो नहीं होगा, जिसको जो डाउट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका होमवर्क और जो होमवर्क प्रीवियस होमवर्क था उसको तुरंत में डिस्कस कर देते हैं। तो सुन लीजिए सबको जल्दी में, मैक्सिमम का सबका सही ही है आंसर, लेकिन फिर भी एक बार बोल देते हैं। जैसे शायद पहला क्वेश्चन था जो ध्यान में है मेरा, कुछ मिस कर जाएंगे तो बता दीजिएगा बाद में। एक क्वेश्चन था, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उस एक्स सब्सटेंस का नाम बताना था जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसका होगा नाम कैल्शियम ऑक्साइड। ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड नाम पूछा है, फॉर्मूला मत लिख दीजिएगा, जब बाद में फिर फार्मूला पूछ रहा है तब वहाँ फार्मूला लिखिए। तो यहाँ पर बहुत लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लिख देते हैं, स्लेक्ट लाइम CaOH2। सर जब उसका घोल हो जाता है पानी का तो उसी को ना सर वॉल पर वाइट वॉश करते हैं, तो वो ना एक्चुअल में वाइट वॉश के लिए यूज़ हुआ, लेकिन नहीं, वो तो आप सॉल्यूशन बना ना लिए। तो रॉ मटेरियल मेन क्या था, तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है और उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। फिर है कि अब जब ये वाटर के साथ मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड तो फिर केमिकल रिएक्शन क्या होगा वो लिखना है। तो अब यहाँ से देखिए सेकेंड पार्ट से क्लियर हो गया कि वो जो एक्स है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्योंकि उसको पानी में मिलाया जाता है तब स्लेक्ट लाइम आता है। नेक्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया ये, है ना। तो वो हाइड्रोजन गैस जो डबल्ड में फॉर्म हुआ था और क्यों हुआ था ये भी डिस्कस कर लिए थे हम लोग। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था
Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? Important question. क्यों कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है? क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो जो उसका ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है, ठीक है, उसको चेंज कर देता है उसके कलर को, इसीलिए चेंज कर देता है क्योंकि वो उसको कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर और सब तो हो ही गया मैक्सिमम। हाँ, एक क्वेश्चन था कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर को जब रिफाइन किया जाता है, मतलब साफ़ किया जाता है, तो सिल्वर को रिकवर किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट से, यानी AgNO3 से सिल्वर को निकाला जाता है कॉपर मेटल के मदद से। तो उसके लिए जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो लिखना था। तो सिल्वर नाइट्रेट से रिकवरी किया जाता है, यानी इससे निकलता है सिल्वर, और तब जाके इसको रिफाइन साफ किया जाता है, तब जाके प्योर सिल्वर मिल जाता है। तो इसके रिकवरी के लिए इसको कॉपर से कॉम्बाइन कराएंगे। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये इसको इससे डिस्प्लेस कर देगा, तो CuNO3 होल 2 प्लस Ag। जो होल 2 यहाँ नहीं देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, मालूम होना चाहिए, और नाइट्रेट का 1, इसीलिए होल 2 हो जाएगा। और ये देखिए आपको यहाँ से सिल्वर मिल जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख दीजिए थोड़ा सा कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट कॉम्बाइंस विथ कॉपर देन कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर इज फॉर्म्ड एंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस, ऐसा लिख दीजिए। बस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन था, बाकी तो सब हो ही गया था, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस डिस्कस होगा आगे। इसी तरह से देखिए ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, तब फिर एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको। और उसके लिए आपको देखिए जिस तरह से आपको बोल रहे हैं उस तरह से चलना पड़ेगा। अब देखिए नोट्स लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो भी नोट्स में आपको लिखवा रहे हैं और बता रहे हैं उतना अगर आप लिखते हैं तो आपके स्कूल के एग्ज़ाम और इवन बोर्ड के एग्ज़ाम में हेल्प आने वाला है, ठीक है। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जब आप लेक्चर सुनते हैं उसी वक्त नोट्स अपना कंप्लीट कीजिए, ताकि जैसे देखिए अभी क्वेश्चन दिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिवाइज कहाँ से करेंगे, पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिखे हुए हैं नोट से पढ़ जाइए, जल्दी में रिवाइज हो जाएगा, है ना। समझ में आया? तो ठीक है, ये रहा आपका वर्क। फिर इसको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में अब क्वेश्चंस नहीं होगा, इसको सिर्फ इसका आंसर बता देंगे, और उसके बाद फिर जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, कोरोजन और एसिडिटी। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, मैक्सिमम लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, बहुत अच्छे से इसको बताएंगे, कोई दिक्कत कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस हमेशा याद रखिए जो पढ़ते जाना उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो ही जाके आप आंसर दे पाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि बार बार जब क्वेश्चन होगा तो इतना बार आप लोग रिवाइज कर गए होंगे कि फिर रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो बताइए कैसा लगा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था या नहीं आप लोगों से, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, होमवर्क बना के ग्रुप में नहीं इंडिविजुअली जो है भेज दीजिएगा होमवर्क मेरे आईडी पर, है ना, व्हाट्सएप पर ही, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अपना वर्क कीजिए, एकदम ऑनेस्टली अपना काम करते रहिए, घर में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चीज़ों को इसी तरह से करते जाइए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।